दोस्तों, अगर जिंदगी में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हमेशा आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी चीजें आप लोगों की लाइफ पर इंपैक्ट डालती हैं उनसे थोड़ा ऊपर आप लोगों को उठना पड़ेगा। जो डे बाय डे की जो प्रॉब्लम होती है, जो आप लोगों को लगता है कि वह जिंदगी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको आप लोगों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोगों की यही दिक्कत है आज के डेट में, वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो अपने जो परमानेंट डिसीजन है वो कभी कभी जो टेम्परेरी इमोशंस है ना उनके बेस पर बना लेते हैं। यानी कि कोई शॉर्ट टर्म टेम्परेरी इमोशन मिला उनको, कहीं से उनको खुशी मिली, उसी के ऊपर जिंदगी न्यौछावर कर दी, या किसी ने थोड़ा सा ठेस पहुंचाया और उसी से बिल्कुल जिंदगी जो है वो इधर उधर कर डाली। एक जिंदगी में अगर आप लोगों को कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, कोई परमानेंट डिसीजन लेना है, तो उसके बारे में आप लोगों को बैठकर एक बार सोचना चाहिए। वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जब आप लोगों का माइंड जो है वो न्यूट्रल हो। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को टाइम टेबल अगर बनाना है तो सबसे बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? जब आप लोग बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, ना तो ज्यादा एक्साइटेड हो और ना ही ज्यादा आप लोग दुखी हो। उस टाइम पर हमेशा अपना टाइम टेबल बनाएं। जब आप लोग एक्साइटेड होंगे तो आप लोगों को लगेगा यार अभी निकाल कर एग्जाम रख दूंगा। आप लोग इतना टाइट कर देंगे उसको, शेड्यूल को, कि आप लोग वहां पर खाने पीने नहाने धोने का भी टाइम कट कट कर बिल्कुल खत्म कर देंगे इसको। और फिर क्या होंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, फिर 1 दिन भी नहीं करेंगे, 2 दिन तो बहुत बात दूर की बात होगी, और फिर कोलैप्स हो जाएंगे और फिर बोलेंगे टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं किया। और जब आप लोग सैड होंगे तो फिर पता नहीं ऐसा ढीला ढाला सा जैसे तैसे करके कोई ऐसा शेड्यूल बनाएंगे जो फॉलो नहीं होगा। तो कभी भी अगर शेड्यूल बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, तो आप लोगों को हमेशा उस टाइम पर बनाना है जब आप लोग न्यूट्रल फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे आप लोग न्यूट्रल होना, ज्यादा ना तो दुखी हो और ना ही ज्यादा खुश हो, एक नॉर्मल फेज से आप लोग लाइफ के गुजर रहे हो। वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम होगा आप लोगों का एक टाइम टेबल बनाने का। और यही आप लोग लाइफ में डिसीजन के साथ भी कर सकते हैं। अगर लाइफ में आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा दिमाग में कि हमेशा अपना कोई परमानेंट अगर डिसीजन बनाना है, आप लोगों को कोई परमानेंट अपना कोई गोल सेट करना है, वो उस टाइम पर करने हैं जब आप लोगों की जो टेम्परेरी इमोशंस हैं वो आप लोगों के ऊपर हावी ना हो रही हो, या फिर उनको काउंट कर कर आप लोगों को नहीं चलना है। पता चला वो एक 1-1.5 घंटे की प्रॉब्लम थी, वो चली गई, पर लेकिन आप लोगों ने उसको लेकर बहुत बड़ा डिसीजन ले डाला और वो इतना बड़ा डिजास्टर साबित हो गया आगे चल के। वो होना ही होना है क्योंकि आप लोगों ने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, चीजों को प्लान के तरीके से लेके नहीं चले, जो आसपास की चीजें हैं उनको काउंट ही नहीं किया। बस एक छोटी सी चीज देख ली कि इस इंसान ने मुझे दुखी किया है, आज के बाद में इस इंसान के तो क्या, इस इंसान के फैमिली के भी किसी मेंबर के साथ में बात नहीं करनी, उनका मुंह नहीं देखना है। ठीक है, वही बात हो गई कि अगर घर में किसी ने भी इस औरत का या इसका मुंह देखा तो ये भानु प्रताप उसकी कभी शिकल नहीं देखेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज क्या हो गई, फिर वही भानु प्रताप जो है फिर वहां पर सारी चीजें जो है नॉर्मल करता हुआ घूम रहा है, छुप छुप कर मिलने देखने जा रहा है। तो कभी भी छोटी सी चीज को लेकर इतना टफ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ये रियलिटी है और हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी अगर ढंग से इसको इंप्लीमेंट कर आप लोग चलेंगे। ओके काफी प्यारा और काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, सुनकर डिस्कशन को मजा आ जाएगा क्योंकि मुझे भी मजा आया पीपीटी बनाने में, और जब पीपीटी बनाने में मजा लिया तो अब पढ़ाने में मजा लूंगा। पर लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। बात की जा रही है जीएसटी के बारे में। अभी पता है हमारी कंट्री में जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ डाला, जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ आज तक का इतना जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ था। तो क्या वो जो जीएसटी कलेक्शन है वो आगे भी ऐसे ही होने वाला है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या वो टेम्परेरी था? ये कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिलेंगे। तीसरा, कि आगे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है जीएसटी के ऊपर, और इसके साथ में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में जीएसटी को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आने वाली है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बताइए कि क्या बात बोली। यहां पर जो बात बोली गई, बोला गया कि जीएसटी के अंडर में कौन नहीं आता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट यहां पर जीएसटी के अंडर में नहीं आता है। बात की जा रही है एल्कोहल जो कंजप्शन किया जाता है, इनके शराब दारू वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, इसके बारे में बात की जा रही है। और तीसरा बोला गया मेडिसिन। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है ये आप लोग को बताना है, तो सही करेक्ट आंसर चूज करना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3 और डी में बोला गया 1 and 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं ये है कि हाईएस्ट ऑथोरिटी कौन सी है जहां पर आप लोग अपील कर सकते हैं जीएसटी के एक्ट के तहत, यानी कि जहां पर आप लोगों को लगे कि अब तो यहां पर फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, तो कौन सी ऑथोरिटी है। ए में बोला गया यहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल, बी में बोला गया सुप्रीम कोर्ट, सी में बोला गया जो स्टेट का हाई कोर्ट है, और डी में बोला गया सेंट्रल बोर्ड जो एक्साइज एंड कस्टम होता है वहां पर। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। वीडियो के एंड में आप लोगों को इनका आंसर मिलेगा, तब तक शानदार तरीके से आप लोग इनको इंप्लीमेंट कीजिए। और मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी जो न्यूज़पेपर है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि फिर हम लोग एडिटोरियल बड़े ही प्यार से बड़े ही शानदार तरीके से डिस्कस करें। ओके,
सबसे पहले तो मैक्सिमम जो एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं उसके चलते ये दिखाया जा रहा है कि कौन कब कब यहाँ पर ओथ लेने वाले हैं, कब कब यहाँ पर अपनी पोस्ट संभालेंगे, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें बताई गई है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी जी के द्वारा ये बोला गया कि इलेक्शन का जो महाभारत था वो तो निपट गया, अब सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो पेंडेमिक को टैकल करना है, क्योंकि पेंडेमिक के बारे में अगर बात करें वेस्ट बंगाल में अभी किसी ने कोई बात ही नहीं की है, वहां पर बस इलेक्शन ही चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या हुआ क्या दुनियादारी, वो सब लगी रही। रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल पर जिससे जनता जूझती हुई नजर आ रही होगी, अब ये महामारी यहां पर सामने निकल कर आएगी, तो उसके बारे में देखते हैं कैसे केसेस हैं और क्या चीजें हैं वो समझ में आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग से यहां पर ये चीजें आप लोग नॉर्मली एनालाइज भी कर सकते हैं, और ये वो चीज है जो आप लोग जब चीजें पढ़ते रहते हैं ना तो आप लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। अगर बात करें कई सारे एरिया ऐसे हैं, कई सारे राज्य में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम की लोकल जो इश्यूज है ना वो वहां पर स्टेट के ऊपर हावी रहते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में लग रहा था कि बहुत लार्ज स्केल पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंटर की है उन्होंने पूरा सारे स्टार कैंपेन पहुंच गए, सारी चीजें की, पर लेकिन फिर भी हार गए, क्योंकि जो लोकल इश्यूज है ना वो वहां पर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप लोगों को मैंने भी बोला था ये बात पहले भी कि हमेशा उस इंसान को देखिए जो लोकल एरिया में आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर जो हाई प्रोफाइल जो लोग आप लोगों के पास में आ रहे हैं वो बस वो है नहीं कि अभी वो बरसाती मेंढक है कि आप लोगों के पास में आएंगे बस ओनली इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए, फिर पूरे 5 साल बाद आप लोगों को नहीं दिखेंगे। और ये बात जो पढ़े लिखे लोग समझते भी हैं, तो अभी वही रिजल्ट आप लोगों को वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जहां जहां पर भी जो लोकल गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकल गवर्नमेंट ही जीत कर आ रही है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम हावी हो जाती है उन लोकल पार्टीज के ऊपर जब यहां पर लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, क्योंकि नेशनल मुद्दों को वो समझते हैं कि कौन इंसान सही से टैकल कर सकते हैं। इसीलिए पहली बार 2014 में जब गवर्नमेंट आई प्रेजेंट टाइम, और दूसरे टाइम जब गवर्नमेंट आई और ज्यादा वोट दी गई, क्योंकि लग रहा था कि यही एक गवर्नमेंट है जो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम हो रही है उनको एक संभाल सकती है। अपोजिट में कोई ढंग का लीडर दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर फिर से यही जीत कर आई। तो यानी कि स्टेट में लोकल एरिया में लोकल लोगों को वोट दी जाती है, लोकल जो लीडर है उनको वोट दी जाती है, और अगर सेंटर में बात करें तो उनको वोट दी जाती है जो सेंटर वाले होते हैं जो इस मैटर को संभाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक स्टडी की गई यहां पर, तो इसको बोला जा रहा है सीडीएस जो लोक नीति स्टडी है उसके द्वारा एनालाइज किया गया जो असेंबली पोल को, तो उसके चलते यहां पर ये सामने निकल कर आई। ठीक है, तो ये हिंदू के द्वारा यहां पर प्रस्तुत की गई है। तो इसके ऊपर इनके द्वारा पूरा एक पेज इनके द्वारा छापा गया है पूरा इसी इलेक्शन के ऊपर, तो उसको भी एक हल्का सा नजर डालेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हो चुकी हैं चीजें। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर कोविड-19 के चलते कर्नाटका के एक हॉस्पिटल में 23 लोगों की जान चली गई, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिली। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अब तक भी ये प्रॉब्लम जो है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रिशिएट करने लायक यहाँ पर स्टेप उठाया है। इसने बोला है कि नो जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन और मेडिसिन, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, तो इससे वो फायदा होगा यहाँ पर कम से कम कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इससे कुछ फायदा देखने को मिलेगा। अब ग्लोबल जो डोनर है जो हमको यहाँ पर बेसिकली डोनेट करते हैं, तो वहां पर भी फायदा निकल कर आएगा, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर जीएसटी के बारे में मैंने बताया कि बहुत कुछ डिस्कस मैं करने वाला हूं यहाँ पर, जो आप लोग ढंग से समझ पाएंगे और माइंड में क्लैरिटी आएगी। जो सिसोदिया साहब है, मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा बोला गया सेंटर को कि कम से कम 6 महीने तक जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाना बंद कर दीजिए, तभी जो है चीजें वो अफोर्डेबल हो पाएंगी। तो ये एक सजेशन इनके द्वारा दिया गया है। आप लोगों की क्या राय है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं जीएसटी जैसे कलेक्शन अभी हम लोगों ने देखा अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ, तो एक साइड में तो हम लोगों को कंट्री की इकोनॉमी देखनी है, क्या इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव कर पाएगी, और दूसरी साइड में हम लोग यहाँ पर देखना है कि क्या लोग सर्वाइव कर पाएंगे, तो किसको प्रेफरेंस देना है। तो आप लोग बताइएगा कि जीएसटी जो है वो ऑक्सीजन पे या मेडिकल जो भी यहाँ पर ये इक्विपमेंट है इन पे हटा देना चाहिए, तो यस लिखिएगा, यानी कि वाई लिख सकते हैं, और अगर नहीं हटाना चाहिए, नहीं देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो जाएगी, तो आप लोग नो लिख सकते हैं, यानी कि एन लिख सकते हैं। तो कौन सी चीज आप लोग फॉलो करेंगे, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूं अपनी राय जरूर दीजिएगा, इसका मतलब ये होता है कि उस मुद्दे के बारे में थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन बनते हैं तो उस टाइम पर आप लोग कभी उन चीजों के बारे में सोचते नहीं है, और फिर आप लोगों को लगता है यार ये क्वेश्चन कैसे इसका आंसर देना है, मुंह से भाई साहब शब्द भी नहीं निकलेगा एक कैसा हो अगर इन चीजों के बारे में बैठकर सोचोगे नहीं। कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, हर एक इंसान उसके ऊपर मेहनत करता है, चीजों को समझता है, जानता है, तभी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जब स्टार्टिंग में लेक्चर लेना स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पर शब्द नहीं बनते थे मुंह में कि क्या बोलना है नेक्स्ट शब्द, और आज की डेट में जो है आराम से सारे शब्द जो होते हैं वो बोल पाता हूं, क्या बोलना है वो समझ पाता हूं। हालांकि कई बार
टंग स्लिप हो जाती है कई सारी चीजों को लेकर, कई सारी जो मुद्दे हैं उनको लेकर, पर लेकिन पहले के कंपेयर में काफी ज्यादा आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है, जो कि 28 नवंबर 2016 में पहला लेक्चर आया था। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये प्रैक्टिस की चीजें होती हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर 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 ही इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। तो वही बात है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हर एक मुद्दे के बारे में जो लगता है इंपॉर्टेंट है सोचिएगा जरूर उसके बारे में बैठकर। देखिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक ऐसे लोग होते हैं जिसके बेस पर हमारी कंट्री की नींव टिकी होती है, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं आप लोग देश की प्रोग्रेस में। पर लेकिन अगर उन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर कोई आरोप लगाकर उनकी लाइफ बर्बाद कर दी जाए तो ये तो लाजमी है कि जिन्होंने उनकी लाइफ बर्बाद की है उनकी भी लाइफ बर्बाद होनी चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें इसरो के ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नाम्बी नारायण, तो इनके ऊपर केस लगाया गया कि इनके द्वारा कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई थी, ठीक है, जो बेसिकली शत्रु कंट्री है उनके साथ में। अब यहां पर वो केस था, फिर उसका एनालिसिस किया गया, तो कमेटी बनी, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, हिंदी से रिलेटेड है, यहां पर ये कमेटी है डीके जैन कमेटी। तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो अभी यहां पर ये जो 1994 का केस था, अभी यहां पर इसमें एफआईआर दर्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सीबीआई ने जो सीबीआई है उसने फाइल कर दिया केस अगेंस्ट एक पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी इसमें संलिप्त थे। देखिए जब हाई प्रोफाइल केस के जो लोग हैं ना वो संलिप्त पाए जाते हैं ना, तब इतना लंबा समय लग जाता है, वरना अब तक ये केस जो है वो इधर उधर हो जाता, पर लेकिन कोई ना कोई पीछे तकड़ा आदमी रहता है। तो अब देखते हैं कौन कौन यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, इससे रिलेटेड दो न्यूज है, हालांकि इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर में। इसके सीईओ जो है उसका नाम है आदर पूनावाला, ठीक है। तो मैं इसको आदर्श बोल रहा था तो उसके लिए सॉरी, एक बच्चे ने नंबर काट लिया कल कि सर इसके लिए मैंने आपका एक नंबर काट लिया, ठीक है, क्योंकि आपने इसको जो है गलत बोला। सही है यार, देखो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना तो आप लोगों को उसको पॉइंट आउट करना है, ठीक है, ताकि मैं चीजों को इंप्रूव कर सकूं और इससे आप लोगों को ही फायदा होगा और बेहतर लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए जो भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि रेटिंग दो, कि आप लोग पूरा लेक्चर देखने के बाद में कि 10 में से कितने नंबर आप लोग देते हो वो जरूर दो, तब को आप लोगों को हो सकता है कि 1 या 2 सेकंड लगे, जैसे 3 सेकंड लगे, पर लेकिन उससे जो होगा वो आगे इंप्रूवमेंट आएगा। कई सारी चीजें आनन फानन में जल्दी में कई सारे शब्द जो हैं अगर गलती से गलत बोल दिए जाते हैं तो उनको इंप्रूव करना चाहिए हम लोग को, और वो कैसे होगा, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो छोटी सी चीज है कि फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में तो आज जो आदर पूनावाला है उनसे पूछा गया कि जिन्होंने आप लोगों को थ्रेट किया है उनका नाम आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोगों को देश में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश की कंडीशन है जरूरत है ऐसे इंसानों की ताकि देश में सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बनी रहे। पर लेकिन अब तक देखो जो भी है, उन्होंने बोला तो था कि वापस आएंगे, पर कब तक आएंगे उसका तो समझ में नहीं आ रहा है। पर लेकिन उन्होंने अभी बोल दिया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यहां पर ये यूके के अंदर यहां पर 240 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने वाला है दवाई बनाने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो यूरो देखने को मिलेगी और उसका सिंबल है ये, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ई नहीं बनाते हैं तो ई के बीच में इस तरीके से एक डंडा होता है, यहां पर 2 लगा दो, तो ये यूरो है, जिसमें आज की डेट में जो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पहले 28 मेंबर थे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, चलिए बताइएगा। आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं, हमेशा मैं आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछता हूं जो आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज उसका आंसर दिया कीजिए। अच्छा लगता है कि आप लोगों को याद है, आप लोग पढ़ रहे हैं वो देखकर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज की डेट में अगर बात की जाए तो भारत, हमारी कंट्री का इंस्टीट्यूट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अच्छी बात है, चलिए ग्लोबल लेवल पे पहुंच रहे हैं, पर लेकिन अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए जो कि नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अभी बहुत सारे राज्य में शॉर्टेज है दवाइयों की। ओके, तो यहां पर ये जो सिंबल है तो यूरो का हो गया, और जैसे एल नहीं बनाते हैं थोड़ा सा एल बनाकर इस तरीके से इसको मोड़कर और ऊपर इसे सीधा खींचे, और यहां पर ये पाउंड का सिंबल है, ये यूके की करेंसी है, ठीक है। तो ये यहां पर 240 मिलियन पाउंड खर्च करने की बात कर रहे हैं। ये जो सिंबल होता है ये डॉलर का सिंबल होता है, और अपनी कंट्री का तो आप लोग जानते हैं ये रुपये का सिंबल है, ठीक है। तो रुपये के सिंबल के बारे में आप लोग याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा इसके बारे में एक क्वेश्चन है आप लोगों से, रुपये का जो सिंबल है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये जब उस टाइम पर ये अडॉप्ट किया गया था हमारी कंट्री में, इसके बारे में भी आप लोगों से कई बार डिस्कस किया था, इसको बताइए। अभी यहां पर बात करें, सेंटर के द्वारा बोला गया है कि जो फ्रेश वैक्सीन ऑर्डर कर सकते हैं फॉर 3 मंथ, यानी कि अभी आने वाले टाइम में वैक्सीन के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। पर लेकिन एक और यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश में जो कि देखने को मिल रहा है, हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर कर दिया गया है, अभी यहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है किसके लिए, ये यहां पर कि जो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है उनका न्यू रेजिडेंट देखने को मिलेगा, पर जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि पूरे देश में कोरोना वायरस के केस दबा कर आ रहे हैं। पर लेकिन सेंट्रल जो विस्ता है, यानी कि जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है कहीं ना कहीं, ये आप लोग देख सकते हैं। जो बात की जा रही है कि 2024 तक का हम लोग को, ये 2022 तक का हम लोग को टारगेट था कि पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहां पर जो बात की जा रही है
रिसेट किया जा रहा है मैनी बिल्डिंग जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये अब यहाँ पर 24 से लेके 26 तक का यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन जो है काफी ज्यादा है, प्रोजेक्ट है लगभग जो टुगेदर कॉस्ट अगर बात करेंगे तो 13,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। यार ये ऐसी जो चीजें हैं ये कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, कई सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सरदार पटेल जी की जो स्टेचू है वो बनानी ज्यादा जरूरी थी का, जिस तरीके की कंडीशन हेल्थ की देश में चल रही है, अगर हॉस्पिटल बना देते तो कितना लोगों की जान बचाई जा सकती थी उससे। तो ये ऐसे इश्यू इनके ऊपर जितना डिबेट डिस्कशन कर लो वो उसका एक इंसान उसका फायदा बताएगा, एक इंसान उसका नुकसान बताता रहेगा। पर फिर भी अगर दो इंसान है, एक ए है वो काफी ज्यादा बीमार है और एक बी है जो कि थोड़ा कम बीमार है, अब हॉस्पिटल में किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा? एक तो वो जो कि बस कोई मिनट जा रहा है जान निकलने में, और एक ये है कि जो इसको रखा जाए तो ये अभी 5-6 महीने तक जिंदा रह सकता है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? ए को दिया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू बना दी चलिए वो भी इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज किया कि हमारी कंट्री के जो एक तरीके से यूनाइट करने वाले एक ऐसे इंसान थे जिसको सैल्यूट करने का मन करता है हमेशा, उनकी स्टैच्यू बना दी जाए, सही बात है, ठीक है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बननी चाहिए क्योंकि पुरानी हो चुकी है पुराने वाली, तो अभी नई बिल्डिंग बननी चाहिए। पर लेकिन क्या वो अभी बननी चाहिए चीजें, या फिर थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं जैसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है? चीजें किसके ऊपर रिक्वायरमेंट है? हेल्थ की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस देकर चला जा सके। तो ये मुद्दे आप लोग अगर कोई देखिए कोई बात बोलो ना एकदम क्रिटिकल मत हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। आप लोगों को हमेशा एक मिड पाथ बुद्धा वाला पाथ लेकर चलना है कि हाँ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए हमारे देश में, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस देके इस चीज को थोड़ा बाद में कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि टू डू जो लिस्ट है उसमें पता होना चाहिए क्या चीजें प्रेजेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें थोड़ा सा हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है पर लेकिन फिलहाल टाइम पे हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली दुनिया भर के लोग मर रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है कि पहले हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को पूरा करना चाहिए या फिर हेल्थ के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए पूरा, ये अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा रोक देना चाहिए और जो भी पैसा है अभी हेल्थ के ऊपर लगा दो पूरा ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके? तो इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे अगर यहां पर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये खासकर अभी जो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हरकतें रुकती ही आप लोगों को नजर नहीं आएगी। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब देखता हूं ना कि यार इस तरीके की कंडीशन बन रही है, कभी ये सोचते हैं कि यार एक ही तो पार्ट था, एक ही देश के पार्ट थे, मतलब बजाय दो भाई थे अलग हो गए, अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन इतनी भी क्या दुश्मनी यार, है तो बेसिकली एक ही माँ बाप के जो बेसिकली बच्चे ना, उस तरीके से अगर आप लोग बोले पूरा एक देश था उसमें से 3 बच्चे निकल गए, बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि आज की डेट में किस तरीके से लड़ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर देखिए बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन है तो पाकिस्तान के साथ में भी अच्छे रिलेशन यहां पर होने चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है। बैक चैनल टॉक चल रही है पर लेकिन अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, ओके। आगे अगर बात करते हैं हमारी कंट्री जो है, आप लोगों को पता है नंबर ऑफ केसेस में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है यूएसए के बाद में दूसरी कंट्री ऐसी इंडिया हो गई है। 2 करोड़ केस जहां पर हो गए हैं टोटल कोविड-19 के। अगर डेथ के मामले में बात करें तो हमारी कंट्री आज की डेट में 4थे नंबर पर है, यूएसए ब्राजील मैक्सिको के बाद में इंडिया है डेथ के मामले में, और 5वें नंबर पर है यूके। कल जो है हमारी कंट्री में 3.5 लाख केस आए जो कि काफी बड़ा नंबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस जो यहां पर देखने को मिले। वही है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर केरला हो गया, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। तो ये वो राज्य है जिनके बीच में चीजें जो है घूम रही है, कभी कोई सा ऊपर आ जाता है तो कभी कोई सा। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर केरला और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा कल। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ हुई, दूसरे नंबर पर दिल्ली पर और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। तो ये ऊपर नीचे ये घूम रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों को अपना ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। आज के डेट में केस काफी ज्यादा हो चुके हैं। आगे अगर बात करें तो ये भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों से कई बार पूछ रहे जाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए अभी जो जस्टिस पंत है उनका नाम दिया गया, अभी एक्टिंग जो उनको बेसिकली जस्टिस पंत को अभी बताया गया यहां पर कि उनको एक्टिंग जो चीफ बनाया जा रहा है, किसका? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या काम करता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये देखता है कि हमारी कंट्री में जो ह्यूमन राइट है उनका हनन तो नहीं हो रहा है कुछ, तो उनको चेक करने की कोशिश करता है। अगर आप लोगों से पूछे कि इसको बनाया कब था हमारी कंट्री में, तो 1993 में यहां पर इसको बनाया गया था, जब हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये 1993 में तब इसको बनाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू बनता है, ठीक है, जो जैसे कि मतलब कई बार क्या होता है कि कई जगह लोगों को रिप्लेस कर दिया वहां पर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, तो फिर क्या होता है उनको जगह नहीं मिल पाती है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता है। तो ये सारे इश्यू यहां पर इनके द्वारा उठाए जाते हैं। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए, इसके अगर कंपोजिशन की आप लोगों से कोई पूछे कुछ बात की जाए, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल मिलाकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और 5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 5 मेंबर हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर देखने को मिलता है चीफ जो रहते हैं इसके यहाँ पर जो भी होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये यहाँ पर इसका चीफ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कई सारे जो कमीशन है वो होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, या प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड बात की जाती है। इसी के साथ में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, तो इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। नॉर्मल 6 मेंबर होते हैं, लेकिन एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि अगर कोई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन बन गया तो वो पर्सन इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने सारे नाम आप लोगों को बताए हैं उनको एक्सक्लूड करके टोटल मिलाकर इसके अंदर आप लोगों को 6 मेंबर देखने को मिलेंगे। एक हो गए चेयरपर्सन और 5 हो गए मेंबर। तो इसके अभी एक्टिंग चीफ बनाए गए हैं यहाँ पर जस्टिस, जिनका नाम है प्रफुल्ल चंद्रा पंत। तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको अभी एक्टिंग यहां पर चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ये यहां पर पोस्ट जो इनको मिल गई है 25 जो बेसिकली अप्रैल है वहां से इनको ये पोस्ट मिल गई है। याद रखिएगा 24 अप्रैल को हमारी कंट्री में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 25 अप्रैल को यहां पर ये नए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, तो ये है यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर। आगे जो बात की जा रही है ये यहां पर काफी इंपोर्टेंट है। ये इसके बारे में तो मैं बड़ा ही प्यारा सा एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा। नॉर्थ कोरिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे इसको काफी अच्छे से डिटेल में। अभी यहां पर क्या चल रहा है, अभी यहां पर जो साउथ कोरिया के साथ में बात की जा रही है यूएसए के द्वारा कि कैसे चीजों को नॉर्मल कर सकते हैं। तो G7 कंट्री यूएसए, जापान, साउथ कोरिया एग्री हुए हैं कि कैसे डीन्यूक्लियराइज करना है कोरियन पेनिसुला। तो कोरियन पेनिसुला कहां पर है मैप में हम लोग देखेंगे और डिटेल में जानेंगे। और क्या अभी यहां पर किम जोंग उन चाह रहे हैं चीजों को किस तरीके से लेकर चलना, तो वो भी कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। बाकी ये इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर न्यूज है। जो ओपेक कंट्री है उनके द्वारा जो शेयर किया जाता है इंडिया के साथ में ऑयल इंपोर्ट, तो यहां पर सिकुड़ गया है, यानी कि कम हो गया है 11.8%। रीजन क्या था, जब हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर तेल के प्राइस बढ़ रहे थे, हम लोगों ने ओपेक कंट्री को बोला था यार ये तेल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा दो ताकि तेल के प्राइस कम हो। पर लेकिन उन्होंने क्या किया, उल्टा काम कर दिया, उन्होंने प्रोडक्शन और कट कर दिया ताकि मार्केट में तेल कम अवेलेबल रहेगा, तो इससे चलते प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, मार्केट में कम अवेलेबल है तो प्राइस बढ़ गया, 1-1 लाख के भी बेचे जा रहे हैं। सोचिए हर ठेले पे सिलेंडर बेचे जा रहे हैं मार्केट में, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो वो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यहां पर अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो जो कि यहां पर काफी बड़ा पोर्शन रहता है। पर लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अभी यूएसए से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिए इनकी हरकतों को देखते हुए, जिसके चलते अभी ये चेंज आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में कुछ बातें जो याद रखिएगा। बाकी आइए अब एडिटोरियल के ऊपर नजर डालते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराना यहां पर स्टार्ट कर दूंगा, तो कभी यहां पर कल थोड़ा सा कम टाइम मिला मुझे, तो आज जो है वो सारी पीडीएफ शाम तक आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पता है यार कई सारे इशू बन जाते हैं। ठीक है, तो कई बार बीच में कहीं जाना पड़ जाता है। अभी प्लाज्मा वगैरह अगर आप लोग किसी को दे सकते हैं, ब्लड वगैरह किसी को दे सकते हैं, तो ये जरूर दीजिए। कई सारी इश्यूज बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को काफी टाइम हो गया है, ठीक है, ब्लड डोनेट किए हुए, प्लाज्मा दिए हुए किसी को, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इन चीजों की, अगर लगता है दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रुप में भी, फेसबुक पर भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं। पैसे देना अलग बात है, पैसे मत दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग कमा नहीं रहे हैं, माँ बाप के पैसे उनको मत बेकार कीजिए, क्योंकि वो जो होते हैं आप लोग खुद कमा नहीं रहे हैं और घर की कंडीशन भी ऐसी आज के दिन में जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। पर लेकिन ऐसा कर सकते हैं, किसी को ब्लड की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, ये चीजें आप लोग दे सकते हैं। पर लेकिन वो भी अगर 6 महीने आप लोग हो गए हैं, 6 महीने से पहले आप लोग अगर अब तक नहीं दिया है, तो आप लोग इसमें दे सकते हैं, खासकर जिसको जरूरत आप लोगों को लगता है कि हाँ सही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा। बाकी जो एडिटोरियल है ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो 2 एडिटोरियल है वो तो यहां पर कोविड-19 की बीमारी के बारे में बात करें और जूनोटिक बीमारी के बारे में, वो है ये वाला और ये वाला, तो दोनों को कंबाइन कर मैं डिस्कस करूंगा। एक ओवरव्यू दोनों का आप लोगों को मिल जाएगा। ये आर्टिकल शानदार जीएसटी के बारे में है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया के बारे में है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में, तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को बोलता हूं ना डेली एक आर्टिकल पढ़िए। अगर मैं आप लोगों को बताना भूल जाता हूं फिर भी आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, अगर मैं आप लोगों को आर्टिकल बताना भूल जाता हूं डेली, अगर मैं भूल जाता हूं, ये काम नहीं करता हूं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग क्या करना, उसमें नंबर काट लिया करना जितना भी आप लोगों को सुटेबल लगेगी। सर आज भूल गए बताना, ठीक है। मतलब फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि लेक्चर में जो भी कमी रह गई तुरंत आप लोग उसको नोटिस करो, ये मैं चाह रहा हूं बस यहां पर। ठीक है,
तो इनमें से ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग, जीएसटी वाला भी वैसे रिकमेंड करूंगा ये वाला पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो सीसेट वाला पेपर होता है फिर कहीं भी कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, जैसे बैंकिंग में भी कई बार पूछे जाता है आप लोगों से कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कई सारे एग्जाम में आते हैं, तो उनको आप लोग दे पाओगे। तो एक आर्टिकल तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो डेली आप लोग टाइम निकाल कर। बाकी ये जो भी चल रहा है जहां जहां इलेक्शन और वो दुनियादारी, ये यहाँ पर बताई गई है। कार्टून एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, कार्टून हालांकि होता तो यहाँ पर है, पर लेकिन ये पेज जो है ये डेडिकेट कर दिया इलेक्शन को, तो कार्टून बीच में था जाकर। कार्टून में ये बोला गया कि सब जगह कोविड-19 की महामारी देखने को मिल रही है, भाई साहब आईपीएल पर नहीं देख रही है, आईपीएल दबा के चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कि आईपीएल में कोविड-19 की बीमारी नहीं जा रही है? आईपीएल तो बायो बबल बन गए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोविड-19 नहीं आएगा, सब जगह घूमेगा। आईपीएल क्यों नहीं रोका जा रहा है? देश सारा रुक गया है पर आईपीएल चल रहा है, ये इंटरेस्टिंग चीज होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब देश लॉकडाउन में चल रहा था और ओपन की गई चीजें, तो सारी चीजें जो है वो बंद चल रही थी, पर लेकिन इनके द्वारा कुछ चीजें ऐसी थी जो ओपन कर दी गई। उसमें क्या क्या था? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी दारू की दुकान, शराब की दुकान, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा पैसा यहां पर मिलता है इनको। आईपीएल भी ह्यूज मनी यहां पर बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये चीजें आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी। जहां पैसा होता है वहां पर आप लोगों को लॉकडाउन ये सारी चीजें लगती नजर नहीं आएगी जल्दी से। चलिए जो भी है वो बातें अपनी जगह हैं। अब यहां पर आर्टिकल देखते हैं, बड़ा ही प्यारा शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्थ कोरिया अभी यूएसए के जो रिलेशन है वो लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बिगड़ने वाले हैं, ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो पहले आप लोग मैप देखिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग देखिएगा ये हो गया कोरियन पेनिनसुला, जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जब आप लोग इसको जूम करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ऊपर हो गया यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और नीचे हो गया साउथ कोरिया। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सी ऑफ जापान। मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ये हो गया यहाँ पर ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ऊपर हो गया चाइना और यहाँ पर हो गया रसिया, यानी कि रशियन फेडरेशन। अगर आप लोगों से पूछे नॉर्थ कोरिया जो है वो किस किस के साथ में बाउंड्री टच करते हैं, तो ये रसिया और चाइना के साथ में बाउंड्री टच करता है नॉर्थ में, और साउथ में साउथ कोरिया के साथ में बाउंड्री टच करता है। अगर कोई भी एरिया जो है वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो तो उसको पेनिनसुला बोल देते हैं। जैसे अपना साउथ इंडिया पेनिनसुला बोलते हैं कि ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे यहां पर ये है कोरियन पेनिनसुला, तो यहां पर इधर से और इधर से पानी से घिरा हुआ है। अगर कोई आप लोगों को बोले डेमोक्रेटिक कोरिया, ठीक है, कोरिया लिखा हुआ नॉर्मल तरीके से, ठीक है, तो नॉर्मली इसको साउथ कोरिया बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया उसको साउथ कोरिया बोलते हैं। नॉर्मली नॉर्थ कोरिया के लिए नॉर्थ कोरिया ही वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर बात करें इसके जो लीडर हैं वो हैं किम जोंग उन। तो पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तो उनके साथ में इनके काफी अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि चाचा से प्यार करते थे तो चाचा भतीजा की काफी बनती थी। पर लेकिन अभी जो आ गए जो बाइडेन आ गए, तो जो बाइडेन इनके फूफा लगते हैं, और फूफा जो है वो अक्सर मुंह फुला लिया करते हैं जरा जरा सी बात पर। तो ऐसे ही यहां पर देखने को मिल रहा है अभी जो बाइडेन के साथ में। ये जो सब मैं आप लोगों को बोलता हूं ये इसलिए बोलता हूं ताकि एग्जाम में आप लोग इन चीजों को याद रख सके। एक बच्चा बोल रहा है कि सर कैसी कैसी बातें बोलते हो यार कैसी कैसी बातें, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बात बोल दी। चाचा भतीजा रिलेशन ही तो बता रहा हूं मैं, थोड़ा ना कि कुछ गलत बातें बोल रहा हूं कि यहां पर कुछ मतलब गलत चीजें बोल रहा हूं। तो ये चीजें जो होती हैं इनको एंजॉय किया करो, इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग इनको याद भी रख पाओगे। तो बेसिकली अभी यूएसए का पूरा फोकस क्या है कि एक तरीके से जो न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, तो ये कंसर्न है कोरिया का, उसको कम करना है। तो यानी कि इनका पूरा पर्पज ये रहता है कि जो ये एरिया है इसको कैसे डीन्यूक्लियराइज करना है, यानी कि न्यूक्लियर बम वगैरह यहां पर नहीं होने चाहिए। इसके लिए यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने काफी जद्दोजहद की, पर लेकिन वो उनकी जद्दोजहद वो है काम नहीं आई। पर फिर भी ये चीज है कि एक माहौल बनाकर चले गए कि आगे आप लोग इस बात पर चल सकते हैं कि हम नहीं इसको काम को कर पाए पर आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चल सकते हैं कि माहौल बना देते हैं। अभी माहौल गर्म कैसे हुआ पहले वो समझ लेते हैं। जो बाइडेन के द्वारा बोला गया कि अभी यहां पर डिटरेंस क्रिएट करेंगे नॉर्थ कोरिया के लिए, ताकि वो न्यूक्लियर जो चीजें बना रहे हैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, तो एक तरीके से यहां पर ताकि कंडीशन बुरी न देखने को मिले। तो यहां पर जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है नॉर्थ कोरिया के बीच में कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है कि आप लोग उसको थ्रेट नहीं दे सकते, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है वो, ठीक है। नॉर्मल कोई कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसको तो थ्रेट कर सकते हैं। इसीलिए ईरान भी हमेशा ही सोचता है कि अगर मेरे पास में न्यूक्लियर पावर होती तो आज की डेट में यूएसए के नीचे इतना दबा नहीं होता मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो बाइडेन जो है उनका एंग्री रिएक्शन अभी देखने को मिला, उसी के साथ में नॉर्थ कोरिया का भी एक एंग्री रिएक्शन निकल कर आया। तो दोनों कंट्री जो है अभी उनकी डिप्लोमेसी थोड़ी सी शांत आप लोगों को होती नजर आएगी, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगी, अभी रुकेगी। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है। अभी जो बाइडेन जो है यूएसए के जो 46 यानी कि 46वें प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा दो कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। एक तो है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। ये काफी खतरनाक है यूएसए के लिए, इनके द्वारा बोला गया एक सीरियस थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए और वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए। तो इनके
इनके पास में से ये चीजें हटनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह। तो डिप्लोमेसी और जो एक तरीके से ये डिटरेंस है, डिटरेंस का मतलब क्या होता है? डिटरेंस का मतलब होता है कि सामने वाले को डर होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं है, सामने वाला तुमको छोड़ेगा नहीं। यानी कि अगर आज के डेट में कोई एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उस पर कोई अटैक कर दे और सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर बम है, तो वो सारी भड़ास निकाल देगा, वो भी सारे बम फेंक देगा उठाकर, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे सर्वनाश होगा। तो डिटरेंस का मतलब ये होता है कि उस इंसान को गोली नहीं मारनी है जिस इंसान के पास में बंदूक है, क्योंकि वापस में पलट के वो भी मारेगा। तो ये समझ में रहता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। तो नॉर्थ कोरिया जो है, अगर उसको बारे में बात करें, नॉर्थ कोरिया आज के डेट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी जो है काफी बर्बाद हो रही है, वहां पर लोग जो है भुखमरी के शिकार हो रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि उसके साथ उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो अगर इशू को रिजोल्व नहीं कर पाता है तो ये काफी दिक्कत होगी। और यूएसए की भी इमेज खराब होती है। यूएसए बहुत दिनों से लगा हुआ है कि यार इतना बड़ा कंट्री हो गया, तुमसे अब तक ये रिलेशन सोल्व नहीं हुआ, वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक है, वैसे तो तुम शादी में जाते हो बड़ी बड़ी डींगे फेंकते हो कि यार हम लोगों ने ये कर दिया और वो कर दिया, पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो वो वाला माहौल देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये एक पजल, ये एक पहेली बनी हुई है, इसको सुलझाना। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बोला गया था कि डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सुलझाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब गए भी यहां पर बात करने के लिए। बराक ओबामा साहब के द्वारा हालांकि चीजें स्टार्ट की गई थी 2012 में, पर लेकिन पोंगयान ने फिर से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके उल्टी सीधी हरकतें करके फिर से चीजें जो है वो साइड में कर दी। फिर आगे आए डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चलिए ओबामा से काम नहीं हुआ, मैं करता हूं ये सारे काम। तो नॉर्थ कोरिया के लिए अपनी पॉलिसी लेकर आए, किम जोंग उनके साथ में बैठे, चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ मजे लिए, बात की, गप्पे सप्पे मारे, पर लेकिन चीजें फिर भी नहीं सोल्व हो पाई। ये चीजें बिना सोल्व हुए ही आगे बढ़ गई। अभी फिर यहां पर आगे डोनाल्ड ट्रंप के बाद में, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी ये थी, जैसे नहीं कि कौन थ्योरी देखे गए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक थ्योरिस्ट बन चुके हैं अभी इन दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की थ्योरी ये थी कि हम लोग डीन्यूक्लियराइज कर दें, आप लोग डीन्यूक्लियराइज कीजिए और हम लोग आपके ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्थ कोरिया को बेसिकली एग्री होना था यहां पर कंप्लीट डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया, तब हम लोग आप लोगों से ऊपर सैंक्शन हटा देंगे। पर लेकिन ये जो चीजें थी ये फॉर्मूला फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, अगर कोई इंसान जो है अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है एक दूसरे इंसान के साथ में, ठीक है, अब यहां पर एग्री होना जरूरी है। पता चला कल को तुम पलट जाओ तो चीजें आराम आराम से बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि तुमने पहले दिन प्रपोज किया, आई लव यू बोला, और अगले दिन ही शादी का रिश्ता लेकर घर पहुंच गए। पहले समझो तो एक दूसरे को ढंग से, पहले तो आई लव यू नहीं बोलना स्टार्टिंग में, ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्या, वो बिल्कुल एंड में आना चाहिए, जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ये इंसान सही है, ये इंसान जिंदगी में धोखा नहीं देगा, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो 2019 में किम जोंग उन जो ट्रंप की मीटिंग हुई हनोई के अंदर में, तो यूएसए के द्वारा प्रपोज किया गया सैंक्शन हटा देंगे अगर तुम डीन्यूक्लियराइज कर दो अपने को। पर नॉर्थ कोरिया ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को डर था, ये वही इंसान है कि अगर हम लोगों ने चीजों को डीन्यूक्लियराइज कर दिया तो ईरान के ऊपर ये आज के दिन में कबड्डी खेल रहा है, ठीक है। ये वही इंसान है जो ईरान को बर्बाद करने पे तुला है। अगर मैंने अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दिए तो फिर मैं इसको डरा भी नहीं पाऊंगा। यही तो एक तरीका है जिससे डरता है कि कल को उल्टी सीधी हरकतें ना हो जाए। फिर तो ये मनमानी चलाएगा जैसे ईरान पे चला रहा है। बेचारा ईरान अच्छा खासा डील फॉलो कर रहा था, ये इंसान बाहर निकल गया, तो उसने बड़े ही शांत स्वभाव में बोल दिया कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, मैं फेज मैनर में लेकर चलूंगा। ये बिल्कुल ऐसे भी है, पता चला तुम तो राजी हो गए, यानी कि शादी करने के लिए, घर वालों को चीजें पसंद नहीं आ रही है, तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि चीजें उस तरीके से चलनी चाहिए कि सामने वाले के घर में भी माहौल बन जाए, और यानी कि आप लोग भी, यानी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इकोनॉमी भी सुधरती रहे और चीजें आराम आराम से अगर फेज मैनर में हो तो सब उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। एक बार एकदम पचाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल एक कहानी खराब हो जाती है अगर सारी चीजें हापर थापर में हो जाए और पता चला फिर कंडीशन खराब होती हुई घूम रही है, तो वो चीजें हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कंट्री है इनको चाइना की सपोर्ट रहती है, तो कुछ भी होता है तो चाइना के पास में जाते हैं चीजें पूछने के लिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशन है। यहाँ पर छोटा सा बच्चा नहीं होता है जो स्टार्टिंग से ही घर पर रहता है, पलता बढ़ता है, तो हर बात जो है वो मम्मी से पूछकर करता है, पापा से पूछकर करता है, ठीक है। अब देखिए आज की डेट में अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको खुद में भी कुछ डिसीजन लेने की पावर उनको देनी चाहिए। बच्चे अपने ही उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ कुछ गलत नहीं करेगा। आप लोग हमेशा कौन माँ बाप जो होते हैं जो बच्चों को सप्रेस करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, बेसिकली एक तरीके से वो नहीं होता है कि बच्चे के ऊपर उनको डाउट रहता है कि हाँ ये कुछ गलत कर देगा, तो उसको समझाओ, उसको ट्रस्ट में लेकर आना चाहिए। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करा सकती है, तो वो चीजें होती है। तो यहाँ पर अगर ट्रस्ट आ गया एक बार नॉर्थ कोरिया को यूएसए के ऊपर, तो फिर नॉर्थ कोरिया सारे काम कर देगा, क्योंकि अपनी कंट्री को कौन नहीं सुधारना चाहेगा। तो बाइडेन साहब जो है जब नॉर्थ कोरिया जब ऑफिस में आए तो उन्होंने
तुरंत नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल यहां पर भी टेस्ट फायर कर दी, ठीक है। तो यूएस से गुस्सा हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइडेन साहब जो है वो इन सब चीजों को काफी गलत तरीके से देखते हैं। तो नॉर्थ कोरिया को लेकर, डील को लेकर अभी देखते हैं क्या कंडीशन आगे बनती है। तो सिचुएशन अभी सही नहीं है, ठीक है। तो वही है कि सिचुएशन, घर पे सब गुस्सा हुए बैठे और तुम शादी का रिश्ता लेकर पहुंच गए कि मैं शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर तो माहौल भैया बम फटेगा ही फटेगा। तो यूएसए के बारे में अगर बात की जाए, तो यूएसए के बारे में, तो यूएसए चाहता है कि डीन्यूक्लियराइज किया जाए पूरे पेनिनसुला को, पर लेकिन किस तरीके से वो समझना पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि पहले दोनों पढ़ लो, उसके बाद में जॉब ले लो, और जॉब लेने के बाद में बोलो घर वालों के पास में जाओ कि हाँ हम लोग सक्सेसफुल हैं और हमको शादी करनी है। वो एक सही तरीका होता है, वरना पता चला बर्बाद हो रहे हैं, एक तो बर्बाद है, दूसरे को बर्बाद होना पड़ रहा है दूसरे के साथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले लाइफ में करियर बना लो, उसके बाद में सब मान जाएंगे, क्योंकि आप लोग अपने आप में स्टेबल हो चुके हो, ठीक है। हर एक पेरेंट जो है अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे पेरेंट से प्यार करते हैं, तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं अगर आप लोग अपने करियर में सक्सेस हो। उनको पता हो जाता है कि ये समझदार है, जैसे ही आप लोग करियर में स्टेब्लिश हो गए तो चीजें सही बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो कई सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी मेल करते रहते हैं कि सर क्या किया जाए। अरे उन चीजों को थोड़ा साइड में रख दो, अभी रिलेशनशिप एंड ऑल ये सारी चीजें उनको अभी फोकस मत करो, अभी एग्जाम पर फोकस कर लो। एग्जाम जिस दिन निकल जाएगा ये सारी चीजें आप लोगों के फेवर में हो जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर, और नहीं निकलेगा तो कितना भी जोर लगा लेना, वो सारी चीजें आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखना, पहले अपने करियर पर फोकस देना चाहिए हमेशा। और वही चीजें हैं कि प्यार जो है वो भूखे पेट नहीं होता है, सामने वाले को खाना भी खिलाना है, एक दूसरे को मिलकर साथ भी देना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी, करियर से ही होगा। तो नॉर्थ कोरिया भी इसी तरीके चीजों को लेकर चल रहा है। हालांकि आज की डेट में देखा जाए तो आप लोग मिलिट्री तो अटैक इसके ऊपर कर नहीं सकते नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये एक तरीके से न्यूक्लियर पावर है तो जरा सी देर में उल्टा पलट कर वार करेगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, बैठकर बातें करो आराम से एक दूसरे के साथ में कैसे चीजों को सुधारना है। जैसे ट्रंप ने भी तो बातें की थी, सबमिट हो गई वहां पर, कम से कम सबमिट तो होनी स्टार्ट हुई, जब तक वो भी नहीं हो रही थी तो चीजें आगे बढ़ी। तो पॉजिटिव अप्रोच रखो हमेशा, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो सेल्फ इंपोज्ड मोरेटोरियम फॉलो कर रहा है अब तक, यानी कि अपने आप ही वो ज्यादा हरकतें नहीं कर रहे हैं, उसको भी पता है कि कंडीशन कैसी बनी हुई है। तो न्यूक्लियर और इसी के साथ में लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो टेस्ट फायर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा है। अगर फिर से यहां पर कंडीशन ऐसी करेगा तो उनकी और कंट्री पर और सैंक्शन लगा दिए जाएंगे और कंट्री जो है दबी कुचली नजर आएगी। तो इसलिए चीजों को सुधारना है। तो बाइडेन जो है उनके सामने अपॉर्चुनिटी है कि देखिए बाइडेन डीन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब तक डीन्यूक्लियराइज नहीं हुआ, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, वो चाहते हैं इकोनॉमी सुधरे। तो बाइडेन के पास में अपॉर्चुनिटी है कि चीजों को डिस्कस किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्कस किया जाएगा और आराम आराम से चीजें जो नॉर्मल की जाएंगी तो आराम से नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज किया जा सकता है और आराम से इकोनॉमिक कंडीशन उसकी सुधरेगी, तो वहां पर वो भी खुश रहेगा और सारी चीजें नॉर्मल रहेगी। कोई इंसान नहीं चाहता यार हाथ में बंदूक उठा के चलना। आप लोग प्रेशर इतना डाल देते हो सामने वाले के ऊपर कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, तो फिर उसको देखना पड़ता है कि यही एक तरीका है बचने का सामने वाले से। तो ये चीजें यहां पर बोली गई है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है जूनोटिक बीमारी के बारे में, ठीक है। तो जूनोटिक बीमारी कैसी होती है, चलिए इसके बारे में अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए, ठीक है। तो यहां पर ये वाला, ठीक है। यहां पर जो बात की जा रही है जीएसटी के बारे में बात की जा रही है। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। बात की जा रही है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस जो है, यानी कि दूसरों की गलतियों सीखना। चाणक्य साहब ने नहीं बोला था एक तरीके से कि जिंदगी बहुत छोटी है, दूसरों की गलतियों सीख लो, खुद गलती कर कर आगे बढ़ोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या बहुत बात बोली गई कि यहां पर बोला गया कि दूसरी जो ग्लोबल कंट्री है जो जीएसटी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी है, तो बोला गया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज द एक्सपीरियंस फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमीज दैट हैव इंप्लीमेंटेड जीएसटी बिफोर अस, जिन्हें हमसे पहले जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम लोग ओवरकम कर सके, जो भी चैलेंज है उनसे हम लोग निकल सके। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी कई सारे चैलेंज सामने निकल कर रहे हैं। कई सारे राज्य रो रहे थे कि हमको पैसा ढंग से नहीं दिया जा रहा है, कंपनसेशन हमको ढंग से नहीं दिया जा रहा है। कई सारे राज्य बोल रहे हैं कि हमारे पास में तो टैक्स लगाने की पावर ही नहीं रही, सारी टैक्स लगाने की पावर छीन ली गई है। तो वो सारी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। अगर जीएसटी मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो ये है क्या, तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो सामान होता है गुड्स वो और जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। सामान यानी कि आप लोग पेन बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, कुछ भी आप लोग सामान बना रहे हो तो गुड्स कहते हैं। सर्विस जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है, टीचिंग, ठीक है। तो ये सर्विस हो गई, लॉयर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये सर्विस हो गई सारी। तो ये सर्विस की कैटेगरी में आती है। इनको कंबाइन जब कर देते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बन जाता है, जो कि इसके ऊपर लगता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो यहां पर अगर बात की जाए, अगर पेन कॉपी आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं तो उस पर टैक्स लगा होता है, तो पहुंच गया गवर्नमेंट तक। तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल या फिर कंजप्शन ऑफ गुड्स जो सर्विस होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो यहां पर आप
आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड ये टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फाइनल डेस्टिनेशन तक ये कलेक्ट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया गया ये था 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, बिल अगर मैं आप लोगों से पूछूं नंबर बिल कौन सा था वो बताइए जरा, कई बार पहले बता चुका हूं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गया कि वन नेशन वन टैक्स, तो यूनिफाइड मार्केट करने की बात की गई। हालांकि वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हुआ क्योंकि कई सारे टैक्स की स्लेब हम लोगों ने इसके अंदर बनानी पड़ गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जीएसटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है जो अक्रॉस द कंट्री यहां पर ये एप्लीकेबल हुआ जीएसटी उस दिन। तो ये जीएसटी डे है 1 जुलाई को। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे, फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं। पढ़ाया था भाई साहब, आप लोगों ने ध्यान से रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से बन जाता है क्वेश्चन जरा सी देर में। अगर बात करें जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि क्या क्या मैटर है, किस तरीके से चीजें चलती हैं। और उसके चेयरमैन जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। कौन है आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्टर, तो वह निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखते हैं जीएसटी के अंदर क्या क्या टैक्स जो है वो इंक्लूड किए गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टेट का टैक्स कौन सा आया और सेंटर का टैक्स कौन सा आया, तो स्टेट का वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स देखने को मिला, एंटरटेनमेंट टैक्स देखने को मिला, ठीक है। ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स की बात की जा रही है, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी और जो बैटिंग या गैम्बलिंग होती है, ये सारे जो टैक्स होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, सारे इकट्ठे कर इसको जीएसटी के अंदर डाल दिया, ठीक है। आगे बात करें सेंटर के कौन से टैक्स आए, सेंटर की एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल जो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जो है, एडिशनल कस्टम जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह सारी, स्पेशल एडिशनल जो ड्यूटी है, तो ये सारे कहां पर आ गए, ये जीएसटी के अंदर आ गए। तो ये सेंटर के द्वारा और जो स्टेट के द्वारा मैक्सिमम जो टैक्स थे वो सब्ज्यूम कर लिए गए एक टैक्स के अंदर में जो जीएसटी बन गया। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर इसके अंदर देखने को मिली। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीएसटी काउंसिल भी यहां पर बनाएगी। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। जीएसटी काउंसिल को हमारी कंट्री में फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया। फेडरल क्या होता है, इसको बोलते हैं संघवाद का ढांचा, यानी कि सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेंगे। तो ये यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा ये टर्म दी गई कि फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसमें ढंग से काम किया जा रहा है, ये प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में बनाया गया। आज के डेट में सेंटर है और 28 स्टेट है, हालांकि 29 थे पर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यहां पर कौन है इसके अंदर में, 28 स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि दिल्ली और पुडुचेरी है। क्यों, क्योंकि दोनों में यहां पर जो असेंबली है इलेक्शन होते हैं और चुनकर चीफ मिनिस्टर आते हैं। अभी पुडुचेरी में इलेक्शन हुए आप लोगों ने देख लिए, तो दिल्ली में भी इसी तरीके से इलेक्शन होते हैं। तो ओनली 2 यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में ऐसी है 8 यूनियन टेरिटरी में से जहां पर इलेक्शन होते हैं। अभी यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें अभी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहां पर अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए गए, तो इसलिए यहां पर अभी 2 है टाइम पर, ठीक है। सेंटर के हाथ में जो वोटिंग पावर होती है 1/3 होता है अगर काउंसिल के अंदर कोई डिसीजन लेना है, और जो स्टेट के हाथ में 2/3 होता है, यानी कि ज्यादा पावर स्टेट के हाथ में दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मेजोरिटी डिसीजन ले जाते हैं जो मेजोरिटी होते हैं, और यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये स्लैब है यहाँ पर जो कि टैक्स लगता है। हाईएस्ट टैक्स आप लोग लगा सकते हैं 40%, इससे ऊपर नहीं है जो यहाँ पर टारगेट रखा जा रहा है। जो टैक्स और टैक्स नहीं होता है, स्लैब के ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं कि हाँ इतने परसेंट इसके ऊपर सेस लग गया, वो सब चीजें। तो ये हाईएस्ट टैक्स आप लोग 40% तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर है। जीएसटी नेटवर्क यहां पर एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है, क्या क्या टैक्स कहां से पे कर रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक तरीके से बैकबोन है जीएसटी की। पहले यहां पर प्राइवेट प्लेयर भी इसमें रोल प्ले करते थे, पर फिलहाल ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 50 और 50% यहां पर हो गया है जीएसटी। तो याद रखिएगा, इसको अपडेट कर लेना। पहले यहां पर एचडीएफसी वगैरह ये कई सारे बैंक के भी शेयर आप लोगों को देखने को मिलते थे, अब वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है यहाँ पर जीएसटी रिजीम के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर बेटर अगर इंडिया के बारे में बात करें जीएसटी रिजीम के बारे में, तो यहां पर बात की जाए कि जीएसटी एक ऐसी चीज है आज के दिन में कि यहां पर अगर बात की जाए पिछले 5 साल में 2017 में 17, 18, 19, 20 और 21 में बैठे हैं, तो 5वें साल में यहां पर ये एंट्री करेगा अभी जुलाई में, ठीक है। तो हम लोग खड़े हुए कहां पर, हम लोग खड़े हुए मई के महीने में, तो मई जून, तो अभी 2 महीने बाद में जुलाई में ये एंट्री कर जाएगा 5वें साल में। तो 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में सबसे ज्यादा अभी जो कलेक्शन किया गया है वो अप्रैल के महीने में किया गया, यानी कि अप्रैल का महीना सबसे बेस्ट महीना रहा जीएसटी के कलेक्शन के पॉइंट ऑफ से, अगर पिछले 4 साल में आप लोग देखें। पर लेकिन ये इतना कलेक्शन हो कैसे गया उसके बारे में समझेंगे। तो अब तक का जो रिकॉर्ड हाईएस्ट था वो था 1.24 लाख करोड़, ठीक है।
इससे पहले मंथ में, यानी कि इससे पहले मार्च के महीने में सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ, अब उसका भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ अब अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा कलेक्शन देखने को मिला। तो ऐसा क्यों देखने को मिला उसके बारे में समझ लेते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है कि आफ्टर डिस्ट्रेस पीरियड, जब इकोनॉमी यहां पर पिछले टाइम यहां पर जब लॉकडाउन लगाया गया तो डिस्ट्रेस में चल रही थी, बहुत सारी चीजें ओपन नहीं की गई थी, तो रिवेन्यू जो अक्टूबर में देखने को मिला था ये 1.05 लाख देखने को मिला था। पहली बार काफी लंबे समय बाद चीजें थोड़ी बढ़ती नजर आई, तो फिर वहां से चीजें जो है वो बढ़ती बढ़ती नजर आ रही है। अप्रैल का जो महीना है इसमें इतने लार्ज स्केल पर चीज देखने को मिली मार्च के महीने में जो उससे पहले थी, पर लेकिन लास्ट ईयर अगर आप लोग देखिए मार्च के और अप्रैल के महीने में जो है वो कहानी खराब हो रही थी। तो अब यहां पर चीजें ठीक होती नजर आ रही थी, पर लेकिन फिर से यहां पर आकर अभी लॉकडाउन जैसी कंडीशन बन रही है, तो जो केसेस बढ़ रहे हैं ये अब और ज्यादा इंपैक्ट यहां पर डाल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा कि अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो जिस तरीके से आज के डेट में जो जीएसटी है उसका अगर ऑडिट किया जा रहा है तो अभी फिलहाल से बोला जा रहा है कि चीजें टाइट थोड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, टैक्स पेयर जो है वो कई सारे फेक बिल यहां पर निकाल कर लेकर आ रहे थे, तो कलेक्शन अच्छा कलेक्शन कैसे आया? मान लीजिए टैक्स पे करने वाले काफी लीनियंट हो रहे हैं, लग रहा है कि पे करो या ना करो क्या बिगड़ रहा है। ठीक है, कई सारे फेक बिल बना लेते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे बिल बना लेते हैं अपना टैक्स में छूट पाने के लिए, तो उनको टाइट किया गया और इसके चलते यहां पर लोगों को लगा कि अब डंडा आ जाएगा, वरना अब जो है आप लोग टैक्स पे करना स्टार्ट कर दो, पता चला डंडा बजना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उससे पहले ही इन्होंने अपनी जो हरकतें सुधारी, तो उसका भी एक रीजन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अप्रैल का जो महीना था 2020 में, उसमें जीएसटी कलेक्शन था ओनली 32,000 करोड़, अब है यहां पर 1 लाख करोड़ से भी ऊपर, मतलब 1.5 लाख करोड़। तो समझ सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर कहानी खराब कहां हुई थी, मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था, तो मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया, पूरा आगे चलता रहा यहां पर, तो उसके चलते जीएसटी की कहानी खराब हो गई, तो सारे राज्य रो पड़े थे उस टाइम पर कि पैसा कहां से आएगा। तो 4 घंटे का टाइम दिया गया था ओनली और लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो कंडीशन देखने को मिली। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बैडली इफेक्ट हुई पेंडेमिक की वजह से। अब सेकंड वेव की वजह से भी यहां पर चीजें खराब हो रही हैं, पर लेकिन उस लेवल पर नहीं हुई है, अगर बोल सके कि कहानी काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई कई राज्य के द्वारा, पर लेकिन अभी भी चैलेंज जो है वो डिसरप्शन की बारे में बात करें तो फिर भी कुछ चीजें चल रही हैं, पर लेकिन काफी ज्यादा अभी चीजें कुछ छूट में भी हैं, यानी कि आगे आने वाले टाइम में चीजें कई सारे आप लोगों को चेंज होती नजर आ सकती हैं। प्रोडक्शन के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो वो घटता हुआ नजर आ रहा है कई जगह पर, जैसे कि टू व्हीलर की जो अभी सेल है वो घट रही है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर। ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर वॉल ऑफ वरी के बारे में बात करें तो क्रिशल के इनके द्वारा वॉर्न किया गया है कि आने वाले टाइम में जो जीएसटी बिल वगैरह हैं ये 6% तक घटने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो 8 मंथ लो अप्रैल में रहेगा आगे चलकर, तो इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग को जो अभी एक्टिविटी कम रहेंगी, तो आगे आने वाले टाइम में जो अभी देखिए अभी जो मई में ये जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये अप्रैल का है। अब अप्रैल में जो लॉकडाउन लग रहा है उसमें अगर चीजें देखेंगे आगे जो है कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, तो उसकी वजह से कंडीशन देखेगा। ठीक है, तो जो पेंडेमिक है वो अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे इश्यू देखने को मिल रहे हैं, तो अभी कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी बात की जा रही है। तो जीएसटी का कलेक्शन भी कम हो जाएगा जब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो जीएसटी जो अदर टैक्स रेवेन्यू है वो इतने ज्यादा बढ़कर क्यों आए, क्योंकि काफी लंबे समय से लॉकडाउन चला था, तो काफी सारी चीजें खत्म हुई, तो सब लोगों ने दबाकर चीजें खरीदी। ठीक है, उसके चलते चीजें देखने को मिली, तो वो मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो महान अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो असेंबली इलेक्शन खत्म हो गए, तो सेंटर को अब मिलकर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुला लेनी चाहिए, और जो भी रैशनलाइजेशन जीएसटी की स्लैब है उनको बात की जा रही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पर कितनी जीएसटी लगानी है, वो सब उनको ठीक करने हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो क्रिटिकल पेंडेमिक है उसमें सप्लाई जो हो रही है रेट को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, फ्यूल के ऊपर बात करें तो काफी ज्यादा रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनको कैसे लेकर चलना है। तो अभी यहां पर जो कंडीशन है ज्यादा बिगड़ने से पहले चीजों को हम लोग को थोड़ा नॉर्मल कर लेना चाहिए, सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली 2020 में काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली, और इतना कलेक्शन इसलिए भी हुआ काफी यहां पर लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी खरीद कर रख ली है, उनको लग रहा है कि कहीं यार फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए, तो बहुत सारी चीजें मार्केट में खरीदी गई, उसकी वजह से भी इतना ज्यादा कलेक्शन अभी देखने को मिला। तो सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जीएसटी दिखाता है, पर लेकिन अगर यहां पर भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया तो फिर इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई है। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये यहां पर मुद्दा है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात करें जूनोटिक के बारे में। जूनोटिक जो बीमारी है उसके बारे में यहां पर इनके द्वारा बात की जा रही है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या बात यहां पर की जा रही है।